जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में लो फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो मूल विधि और संविधान की जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला इसमें जो प्रश्न लिखा है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 2 वर्ष, बी की बात करेगा 4 वर्ष, सी की बात करेगा 5 वर्ष, डी की बात करेगा 6 वर्ष। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जितने भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, तो 6 साल का होता है। ठीक है, चलिए देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, पर इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या होते हैं, तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं ना। जो अनुच्छेद 83(1) में जो है इसको लिखा गया है कि जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य क्या होते हैं, तो चुने जाते हैं ना। इसलिए इसका राइट ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, तो वो जो है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न इसमें जो लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों की से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 9। और डी की बात करेगा तो अनुच्छेद कितना दिया है, 7। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अनुच्छेद 79 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस जो लिखा है। इसमें जो लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति होगा, 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा है। राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं ऊपरी सदन बोलते हैं, यानी उच्च सदन बोलते हैं, और लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निम्न सदन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा 2, बी की बात करेगा 12, सी की बात करेगा 15, डी की बात करेगा 20। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 12 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसमें चाहेंगे तो इसके बारे में देख भी सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में क्या होता है, तो नामित किया जाता है ना। आगे चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। क्या निहित है, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। और बी की बात करेंगे तो चलिए नेक्स्ट बी की बात करेंगे तो 20 में जो लिखा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। और इस दोनों ऑप्शन में कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है केवल एक सही है। बी की बात करेंगे तो ए और बी दोनों सही है। सी की बात करेंगे ए और बी दोनों ही नहीं। और डी की बात करेंगे केवल बी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो देख भी सकते हैं इसके बारे में जो डिस्कस लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए 12 सदस्य, जिनमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव है, तथा राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 सदस्यों से अनधिक प्रतिनिधियों से जो है मिलकर क्या होती है, तो बनेगी। ठीक है, आगे चलिए 147 की बात करेंगे। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो भारतीय सर्वेक्षण, बी की बात करेगा तो भारत का परिसीमन आयोग, सी की बात करेगा केंद्रीय सूचना आयोग,
और डी की बात करेगा लोक पार्षण लोक सेवा आयोग, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का परिसमन आयोग इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद हर जनगणना के बाद कानून द्वारा एक परिसमन अधिनियम बनाती है। अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसमन आयोग का गठन करती है। यह आयोग परिसमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करती है। भारत में 5 बार जो है, कब कब, तो 1952, 1963, 1973, 2002 और 2020 में जो है परिसमन आयोग का जो है इसमें क्या किया गया है, तो गठन किया गया है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान करता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो अनुच्छेद 72 और 170, अनुच्छेद 82 और 168, अनुच्छेद 72 और 168, अनुच्छेद 82 और 170, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 82 और 170 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए देखिए इसके बारे में जो लिखा है, इसमें जो लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधायकों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के समाधान से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है 149, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है। ऑप्शन ए की बात करें तो उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में ही दर्ज हो, उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। ऑप्शन सी की बात करेगा तो वह न्यूनतम 30 वर्ष का हो, वह पढ़ा लिखा। और इसके उत्तर की बात करेगा तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में क्या हो, तो दर्ज हो, तो क्या हो सकता है, तो लोकसभा का सदस्य जो है बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, या अन्यथा अन्य ऐसी अर्हताएँ होनी चाहिए जो संसद द्वारा निर्धारित की जाए या इसके द्वारा बनाए गए कानून द्वारा जो है निर्धारित की जाए। अनुच्छेद 84। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 150, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो राज्यसभा के सदस्य को सही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलता है। राज्यसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राज्य विधानसभाओं के जो है द्वारा जो चुने जाते हैं। और इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन ए की बात करेगा तो ऑप्शन ए जो लिखा है केवल ए, बी जो लिखा है ए और बी दोनों नहीं, सी जो लिखा है केवल बी, और डी की बात करेंगे तो ए और बी दोनों, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए, राज्यसभा के सदस्य को सही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं, तथा राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरण मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो विकल्प डी हमारा जो है, अर्थात ए और बी दोनों इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे 151 की बात करें। 151 लिखा है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा। ऑप्शन ए की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति, बी की बात करेगा उपाध्यक्ष, सी की बात करेगा प्रधानमंत्री, डी की बात करेगा मंत्रिमंडल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी उपाध्यक्ष को क्या करता है, तो उसके स्थान में क्या करता है, तो संबोधित करता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं लिखा है, इसमें जो लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 94 बी के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद क्या करता है, तो त्याग सकता है। ठीक है, आगे 152 जो लिखा है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। ऑप्शन ए की बात करें संसद में बोलने की स्वतंत्रता, बी की बात करें संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, और सी की बात करेगा तो सी जो लिखा है इसमें, जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। ऑप्शन ए की बात करेगा ए और बी की बात करेगा ए बी और सी की बात करेगा ए और सी, और डी की बात करेगा तो
बी और सी है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो तीनों ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए लिखा है इसमें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 निर्वाचित प्रतिनिधियों के संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता, मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, जब सदन चालू है तो न्यायालय में एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट इत्यादि संसद सदस्यों के क्या है, तो विशेषाधिकार है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 153। भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री, संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सभापति, और इसमें डी की बात करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष इसका क्या आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है जो भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न सांसदों के बीच की कड़ी का काम करता है। ठीक है, आगे चलिए 154 की बात करेंगे। नव निर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर, जो स्पीकर प्रोटेम होता है, कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, और इसमें डी की बात करेगा तो डी जो लिखा है राज्यसभा के सभापति है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए इसके बारे में लिखा लिखा है जो कि प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है, इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। समानतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है प्रोटेम स्पीकर जो है चुना जाता है, सबसे जो वरिष्ठ होता है उसी को जो है इसको चुना जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष है ना। आगे सी जो इसमें जो लिखा है भारत के राष्ट्रपति, डी जो लिखा है लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो उसको क्या करते हैं, तो चुनाव की तारीख तय करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 156। भारत में जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, और उपाध्यक्ष जिसको डिप्टी स्पीकर कहते हैं, के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुआ है, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, और इसमें डी की बात करेगा तो डी जो लिखा है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है उसमें इसको प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि पद का क्या है, प्रावधान इसमें सृजित किया गया है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 157। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक विधेयक, निजी विधेयक, धन विधेयक, कोषागार विधेयक है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी निजी विधेयक इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं इसके बारे में जो लिखा है संसद में विधान बनाने के लिए दो प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, सार्वजनिक विधेयक, निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि निजी जो विधेयक होता है मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार विधेयक दो तरीके से होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी, 1974 में, 1955 में, 1983 में, 1961 में है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं लिखा है जो क्या लिखा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर 6 और 9 मई 1961 को आयोजित किए गए थे। द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन जिसको बिल कहते हैं 1977 में पारित करने के लिए 17 मई सन 1978 को आयोजित हुई थी। तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में जो है इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 159 की बात करेंगे। 159 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रतिक्रियाओं के रूप में एक भारतीय नवाचार है? प्रश्नकाल है, स्थगन प्रस्ताव है, शून्यकाल है, निर्गामी सत्र है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्यकाल। इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, लिखा है जो शून्यकाल का मतलब क्या होता है। शून्यकाल संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है। शून्यकाल लोकसभा में का प्रश्नकाल के तुरंत बाद यानी दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी मामले पर उठा सकते हैं। राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल में पूर्व जो 11 बजे से दोपहर से कितने बजे होता है, तो 12 बजे के बीच में होता है। राज्यसभा में दूसरा कुछ समय होता है 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में हो गया है। संसदीय प्रक्रिया नियमों में शून्यकाल जो है उल्लिखित नहीं है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 160 की बात करेंगे। 160 लिखा है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी यूरोप में कौन काम करता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना। इसके उत्तर में बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब तक कब बार हुआ है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्थापन के रूप में कार्य करता है। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक ने 20 जुलाई सन 1969 से 24 अगस्त सन 1969 तक राष्ट्रपति पद पर जो है अस्थायी रूप से क्या करता है, तो कार्य किया है। ठीक है, आगे चलिए अब हम लोग बात करेंगे 161 की। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधि कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी जिस अध्यक्ष किया जाता है, जो अनुच्छेद 316(1) में जो है इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316(1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा जो इसको क्या करते हैं, तो जारी किया जाता है। ठीक है, आगे 162, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संसद संघ का विधि मंत्री और भारत का प्रधानमंत्री है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट चाहेंगे तो आप इसके बारे में देख सकते हैं डिस्कस। भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है, आगे 163, 163 क्या लिखा है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर ऑफ चीफ कौन है? रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, तीनों सेवाओं की वरिष्ठतम चीफ, और डी की बात करेगा तो राष्ट्रपति है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख सकते हैं हम लोग, इसको डिस्कस क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर और इन चीफ जो होता है। ठीक है, आगे 164, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुना गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कब इसको चुना गया था, तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई सन 1977 से 25 जुलाई सन 1982 के मध्य था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 165, 165 की बात करेंगे। 165 क्या लिखा है, भारत का पहला और राजनीतिगत राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी जिसको हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं, और राजनीतिक राष्ट्रपति थे, है ना। चाहेंगे तो आप इसके बारे में देख भी सकते हैं जो लिखा है। इसमें जो लिखा है कि भारत के जो हमारे पहले राष्ट्रपति जो थे, और इनका नाम क्या था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई सन 2007 तक रहा। वे मुख्यतः एक परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्होंने विजन 2020 तथा पूरा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास हेतु सरकार के प्रेरित किया। उन्हें आमजन का राष्ट्रपति या पीपल प्रेसिडेंट कहा जाता है, और उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ समाप्त करता है। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अपने दोस्तों को शेयर करिए। फ्रेंड्स आप वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। सब्सक्राइब करने मात्र जो है 0.02 का समय लगेगा, उससे भी कम समय लगेगा, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रसंग के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।